जय हिंद मित्रों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखिए आज है 19 मई और आज की वीडियो में टोटल 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक बने रहिए वीडियो में और इस वीडियो को पूरा करने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व बैंक के अनुसार विदेशी प्रेषण प्राप्त करने के मामले में कौन सा देश सबसे आगे यानी कि दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। तो देखिए ये खुशी की बात भारत को मिली है। भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है विदेशी प्रेषण प्राप्त करने के मामले में। देखिए 2021 में भारत को कुल 89 बिलियन डॉलर से अधिक का प्रेषण प्राप्त हुआ, जो कि 2020 में प्राप्त 82.73 बिलियन डॉलर से 8% अधिक है। और एक खास बात और है, देखिए 2021 में दक्षिण एशिया में प्रेषण प्रवाह में जो है 6.9% की वृद्धि भी हुई है। तो ये दक्षिण एशिया के लिए आंकड़ा है क्योंकि भारत दक्षिण एशिया में स्थित है, ठीक है। तो इसीलिए इसको मैंने बता दिया। अभी यहाँ पे जो मैंने आंकड़ा बताया है कि 2021 में भारत को कुल 89 बिलियन डॉलर से अधिक का प्रेषण प्राप्त हुआ, याद रखिएगा। और 2020 में कितना हुआ था, 82.73 बिलियन डॉलर का। तो ये तुलना भी मैंने बता दी कि 2020 से जो है 8% अधिक प्रेषण 2021 में भारत को प्राप्त हुआ। अगला कि कौन सा देश जर्मनी को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है। तो देखिए जर्मनी को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है इंडिया यानी कि भारत। देखिए वाहन बाजार की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा वाहन बाजार चीन में है, फिर अमेरिका में है, फिर जापान में है, उसके बाद फिर अब चौथे नंबर पर भारत आ गया है। भारत में देखिए कारों की बिक्री बहुत तेजी से बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सीएनजी का दाम बढ़ रहा है, फिर भी लोग वाहन खरीदना नहीं बंद कर रहे हैं और इसीलिए भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है। आपको मैं कुछ आंकड़े दूंगा जिसको आपको नोट करना है। देखिए कोविड-19 यानी कि कोरोना महामारी के बावजूद भी भारत ने जर्मनी के कितने 29,73,319 वाहनों की तुलना में 37,59,398 वाहन बेचे 2021 में। तो ये पूरे 2021 का आंकड़ा है। 2021 में भारत ने कितने वाहन कुल बेचे थे, 37,59,398 वाहन, चार पहिया वाहन, ठीक है। और देखिए ये वृद्धि का लगभग 26% है और शीर्ष 5 देशों में दहाई अंकों की वृद्धि दर्ज करने वाला एकमात्र देश है। तो ये भारत के लिए बहुत गौरव की बात है कि भारत के लोग चार पहिए से ज़्यादा चल रहे हैं। और देखिए भारत के 2025 तक तीसरा सबसे बड़ा वाहन बाजार बनने की उम्मीद है। हालांकि इसके लिए भारत को जापान से आगे निकलना पड़ेगा। और इसके लिए जो है देखिए जापान ने कुल कितनी 2021 में गाड़ियां बेची थी, 44,48,340 और भारत ने कितनी बेची थी, 37,59,398 वाहन। तो थोड़ा सा आगे हमसे, लेकिन इसको भी हम पछाड़ देंगे। हमें लगता है कि 2025 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 2024 या फिर 2023 में ही भारत जापान को पीछे छोड़ देगा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन जाएगा। तो अभी फिलहाल याद रखिए जर्मनी को पछाड़कर भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है। और अगर परीक्षा में पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा वाहन बाजार कौन सा है तो ये चाइना है, अमेरिका है दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर जापान है। अगला कि हाल ही में अडानी समूह ने अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट को जो है कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की। देखिए आप एसीसी सीमेंट यूज़ करते होंगे, अंबुजा सीमेंट भी यूज़ करते होंगे। इसके बारे में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताऊंगा आज कि ये किस देश की कंपनी के अंडर में है। सबसे पहले तो याद रखिए कि जो अडानी समूह के चेयरमैन हैं गौतम अडानी, ये 10.5 बिलियन डॉलर यानी कि 10.5 बिलियन डॉलर में अंबुजा सीमेंट और एसीसी को खरीदने वाले हैं। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो कंपनी है अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट, ठीक है, ये दोनों कंपनियां स्विट्जरलैंड की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी है होसिल्म, इसके अंडर में काम करती हैं। यानी कि एक तरीके से कहा जाए लगभग इसी की कंपनियां हैं क्योंकि इसकी हिस्सेदारी इसमें बहुत ज़्यादा है। इन दोनों कंपनियों में लगभग 60-67% शेयर हैं। तो होसिल्म जो है इसने कहा है कि चलो ठीक है हम अंबुजा सीमेंट को भी बेच देंगे और एसीसी
को भी बेच देंगे। कितने में? $10.5 बिलियन में, यानी कि लगभग 81,361 करोड़ रुपए में। और आपको बता दूं जिसमें ओपन ऑफर भी शामिल होगा। तो अंबुजा सीमेंट और एसी सीमेंट जो है ये अब अडानी समूह के हो जाएंगे। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस भारतीय को अमेरिका राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुना गया है? तो देखिए, जो अमेरिका राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी है इसके लिए चुने गए हैं डॉक्टर कमल बाबा। देखिए, जो आपके डॉक्टर कमल बाबा हैं इनकी फोटो यहाँ पे दिख रही है। आपको बता दूं ये जो है वर्तमान में बेंगलुरु में स्थित अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के प्रमुख हैं। और ये जो है यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुने गए हैं, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए हाल ही में चुने गए हैं। और आपको तो जो आपके डॉक्टर बाबा हैं इन्होंने जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी सहयोग के बैनर तले राष्ट्रीय जैव विविधता और मानव कल्याण मिशन को विकसित करने के लिए भारत के प्रमुख संस्थानों के कुछ वैज्ञानिकों को एक साथ इन्होंने लाया था। इसीलिए जो है इनके इसी प्रयास के लिए इनको अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी यानी कि जो आपका यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज है इसके लिए चुना गया है। तो भारत के लिए काफ़ी गौरव की बात है और डॉक्टर कमल बाबा को बहुत बहुत बधाई। और देखिए, पांचवा प्रश्न की हाल ही में किसे रॉयल एनफील्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया? तो देखिए, रॉयल एनफील्ड के सीईओ बनाए गए हैं बी गोविंदराजन। देखिए, आपको बता दूं एक कंपनी है आयसर मोटर्स, ठीक है। आयसर का ट्रैक्टर भी आता है, आपने देखा होगा। इसी के अंडर में जो है रॉयल एनफील्ड कंपनी बनाई गई है। तो आयसर मोटर्स ने अभी हाल ही में क्या किया है, बी गोविंदराजन को अपने रॉयल एनफील्ड ब्रांड के लिए जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया है। साथ में एक खास बात और है, जो आयसर मोटर्स लिमिटेड है इसके बोर्ड के पूर्णकालीन निदेशक के रूप में जो है जो आपकी बी गोविंदराजन है ये यहाँ पे भी काम करेंगे। और देखिए, रॉयल एनफील्ड कंपनी के बारे में जान लीजिए क्योंकि आप बुलेट बहुत चलाते होंगे, बहुत अपने आप को बुलेट राजा बोलते होंगे। देखिए, रॉयल एनफील्ड कंपनी का मुख्यालय चेन्नई में है और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और इसका मूल संगठन है आयसर मोटर्स। और अगला प्रश्न है कि सोमालिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? देखिए, एक बहुत बड़ी नियुक्ति आ गई राष्ट्रपति के पद की। देखिए, अभी हाल ही में हसन शेख महमूद ने जो है सोमालिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है और इस चुनाव में इन्होंने जो है मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद को हराया। देखिए, मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद को जो है फरमाजो के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, सोमालिया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? हसन शेख महमूद। और सोमालिया की राजधानी क्या है? मोगादिशु है और मुद्रा यहाँ की है सोमाली सिलिंग। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद हुसैन रोबल। नाम याद रखिएगा। सोमालिया देखिए ये दुनिया का एक तरीके से कहा जाए बहुत ही दयनीय स्थिति वाला देश है। यहाँ पर भूखमरी की स्थिति मिल जाएगी आपको, आतंकवाद चरम सीमा पे है, कहीं पे भी कभी भी बम विस्फोट हो जाता है। अगला है कि मुंबई इंडियंस के कौन से तेज गेंदबाज T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं? तो देखिए, यहाँ पे एक टीम की बात हो रही है। इस टीम का नाम है मुंबई इंडियंस। ये आईपीएल टीम है और इस टीम में जो है शामिल हैं जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने अभी हाल ही में 250 विकेट लिए हैं इस मतलब T20 मैचों के दौरान। देखिए, मुंबई इंडियंस जो आईपीएल मैच खेल रही है तो आईपीएल T20 फॉर्मेट में ही खेला जाता है, आपको पता होगा। तो देखिए, T20 क्रिकेट की बात करें तो कुछ और भी आंकड़े मेरे पास हैं। देखिए, जसप्रीत बुमराह जो है ये मुंबई इंडियंस के प्लेयर हैं, ठीक है। लेकिन कुछ और भी प्लेयर हैं जो अलग अलग टीमों से हैं जिन्होंने 250 T20 विकेट लिए हैं। इनमें शामिल है नाम रविचंद्रन अश्विन का, यजुवेंद्र चहल का, पीयूष चावला का और अमित मिश्रा का। ये 4 अन्य गेंदबाज हैं जिन्होंने 250 विकेट लिए हैं, ठीक है। और इस क्रम में देखा जाए तो 5वें नंबर पर अब कौन आ गए हैं? जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने 250 विकेट लिए हैं T20 क्रिकेट में। अगला है कि किस देश ने हाल ही में गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी? देखिए, भारत में गेहूं की क्राइसिस होने वाली है क्योंकि गेहूं की कमी हो गई है। इसीलिए भारत सरकार ने कहा है कि हम जो है अब गेहूं नहीं बेचेंगे किसी देश को, क्योंकि देखिए यूक्रेन रसिया का जो युद्ध चल रहा है इसके कारण पूरी दुनिया में गेहूं की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और भारत बहुत अधिक निर्यात कर रहा था। लगभग एक तरीके से कहा जाए दुनिया में 50% गेहूं का निर्यात भारत ही कर रहा था, लेकिन अब नहीं करेगा क्योंकि भारत में देखिए अगर गेहूं के रेट बढ़ गए तो आटे का रेट बढ़ेगा, रोटी खानी दुश्वार हो जाएगी। देखिए, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो ये गेहूं के निर्यात पर रोक लगाया गया है ये इसलिए लगाया गया क्योंकि देश में गेहूं का संकट है
और केंद्र सरकार गेहूं की कीमतों में काबू करना चाहती है। और देखिए क्राइसिस तो मैंने बता दिया। एक खास बात और याद रखिएगा कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक है, इसीलिए पूरी दुनिया की उम्मीद भारत से है कि भारत हमें गेहूं देगा, हम खरीदेंगे और खाएंगे। देखिए रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के कारण गेहूं की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में 40% की तेजी आई है। कितना? 40%। अगर गेहूं पहले 100 रुपये किलो था तो वो 140 हो गया है, 40% बढ़ गया है। ये आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, एक्चुअल रेट नहीं है वो। देखिए इसी कारण से भारत से गेहूं का निर्यात बढ़ा और मांग बढ़ने से स्थानीय स्तर पर गेहूं और आटे की कीमतों में भारी तेजी आई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना है? तो देखिए रूस को जो है रिप्लेस करने के लिए संयुक्त जो चेक गणराज्य है इसको जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चुना गया है। फिर से सुनिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में जो है रूस को रिप्लेस करने के लिए चुना है, यानी कि रूस के स्थान पर अब जो है आ जाएगा चेक गणराज्य। देखिए चेक गणराज्य जो है ये 31 दिसंबर 2023 तक, कब तक? 31 दिसंबर 2023 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद सीट पर बना रहेगा। और देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है ये एक संयुक्त राष्ट्र संगठन है, इसका मुख्यालय मतलब इसका उद्देश्य मानवाधिकारों की रक्षा करना है। और देखिए जो आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है, इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला शाहिद और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला है कि विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व एड्स दिवस आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पे वैक्सीन की बात हो रही है, ठीक है। तो विश्व एड्स वैक्सीन दिवस को 18 मई को सेलिब्रेट किया गया है और इस दिन को HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे भी कहा जाता है। खैर अभी HIV की वैक्सीन नहीं बनी है, एड्स के रोगी जो हैं उनके लिए कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है, बस थोड़ा सा ट्रीटमेंट देके कुछ दिनों के लिए उनको जिंदा रखा जाता है। देखिए एड्स का जो वैक्सीन होता है इसकी अवधारणा को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने 18 मई 1997 को मार्गन स्टेट यूनिवर्सिटी में अपने भाषण में निहित किया था। 11वां है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है? देखिए जो आपका इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2022 था, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 था, इसकी थीम थी संग्रहालय की शक्ति और इस दिवस को 18 मई को मनाया गया। हर साल 18 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है और इस साल इसकी थीम क्या रही? संग्रहालय की शक्ति। तो ये थे आपके आज के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट धमाकेदार प्रश्न और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए उबर कप 2022 किसने जीता है? इसका आंसर बताइए। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में एलिजाबेथ बोर्न किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? आंसर बताइए। और अगला कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर बताइए। चौथा कि भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल नामक परियोजना के अनुसार 2.1 मिलियन भारतीयों में से कितने प्रतिशत का रक्तचाप अनियंत्रित यानी कि अनकंट्रोल्ड है? बताइए। और अगला कि हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि यानी कि नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? बताइए। इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आप कल का वीडियो देखकर रिवाइज कर डालिएगा। रिवीजन बहुत जरूरी है सफलता प्राप्त करने के लिए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए का पहला प्रश्न था कि विश्व कृषि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए इसको हम 16 मई को मनाते हैं। और देखिए अभी हाल ही में लद्दाख में जो है वैज्ञानिकों ने एक मैडसोइडेस सांप के जीवाश्म की खोज की है। और अगला प्रश्न है कि फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 में अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी जो है ये किस स्थान पर है? तो ये 53वें स्थान पर है। और अगला प्रश्न है कि REC लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो देखिए इनका नाम है विवेक कुमार देवांगन। और पांचवा था कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो देखिए इनका नाम है निधि छिब्बर। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद जय भारत।